अस्सलाम वालेकुम क्लास, का हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 17 आज हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस की लेक्चर सीरीज जो है लास्ट हमने 16 लेक्चर्स जो है कवर किए हैं। हमारे पास ज़्यादातर जो फोकस रहा हमारे पास यही बात हुई कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं। हमारे पास जो भी एक मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, वेदर इट इज़ अ प्लानिंग, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, वेदर इट इज़ लीडिंग, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस हैं या कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो कि मैनेजेरियल पोजीशंस के ऊपर आप जो है उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की थी। हमारा ज़्यादातर फोकस रहा कि ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट हमारे पास क्या है। कई जगह पर आपको जो है सिर्फ स्किल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कई जगह पर आपके पास स्किल के साथ साथ कुछ नई चीज़ें जो है वो लर्न करना पड़ती हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग में हमारे पास जो ज़्यादातर फोकस रहता है, ट्रेनिंग में हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास ये है कि हम एम्प्लॉय को जो है वो न्यू स्किल सिखाते हैं, उसको जो है वो आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी से उसकी अवेयरनेस उसका होना, या फॉर एग्जांपल कोई एक नया प्रोसेस है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन है, उसको आपने उसको सिखाया, या कोई एक आपने उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी, जो भी एक एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और वो आप समझते हैं कि अगर हम इसकी ये वाली ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, या हम इसकी ये वाली स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये बंदा अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा इन दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है अगर कोई बंदा जो है आपने उसको HR डिपार्टमेंट में लाया हुआ है, अब HR डिपार्टमेंट के अंदर जो है हायरिंग कैसे करनी है, आपने रिक्रूटमेंट किस तरह करनी है, एम्प्लॉय मोटिवेशन कैसे होती है, इसकी आपने जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इट्स मीन कि आप उसको कुछ न्यू स्किल्स जो हैं वो सिखा रहे हैं उसकी। ठीक है, ताकि आपके पास क्या है कि वो बंदा अच्छी तरह से जो है एम्प्लॉय मोटिवेशन या मतलब कंट्रीब्यूट कर सके। फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर आपके पास एक आप एम्प्लॉय हायर करते हैं और आप उसको जो है उसका जो पर्पस है उस बंदे का वो ये है कि ही हैज़ टू इम्प्रूव द सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, या मतलब कि हमारे पास PR हम उसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह से पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो इन्हांस करने हैं, किस तरह से उन्हें मेंटेन करना है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आपको सिखानी पड़ती हैं उस बंदे को। फॉर दैट पर्पज ही नीड ट्रेनिंग कि स्पेसिफिकली कि बीइंग अ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर उसकी कौन कौन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन सी चीज़ों को उसने जो है वो मेंटेन रखना है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हमारे पास मोस्टली जो है वो मैनेजेरियल लेवल के ऊपर होती है। ठीक है, दे आर ऑलरेडी वेल ट्रेन पीपल। अब यहाँ पर है उनकी थोड़ी सी चीज़ों को उनको जो है उनकी डेवलपमेंट करवाई जाती है कि ताकि उनको बाकी थोड़ी बहुत चीज़ों से अवेयरनेस उनकी करवाई जाए। उनकी स्किल इन्हांसमेंट तो हम नहीं कह सकते, उनकी अवेयरनेस जो है वो किसी चीज़ के बारे में करवाना ताकि दे मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्पज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैनेजेरियल पोजिशन पे लोग कुछ बैठे हुए हैं आपके पास, तो आप क्या करते हैं, आप एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं किस चीज़ के ऊपर, पेटेंट अवेयरनेस के ऊपर कि पेटेंट हमारे पास क्या है, या हमारे पास इनकम टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स एम्प्लॉय से किस तरह से लेना है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक अवेयरनेस के लिए आप जो है वो चीज़ करते हैं, वो हमारे पास होती है डेवलपमेंट। हमारे पास इसी तरह से आप अगर थोड़ी मैं एक और एग्जांपल ऐड करूंगा यहाँ पर कि आपके पास जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो आप जब नए टीचर हायर किए जाते हैं तो उनको क्या करते हैं कि उनको जो है डेवलपमेंट होती ठीक है, वहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स अरेंज होती हैं। उन वर्कशॉप्स का पर्पज़ ये होता है कि आप उस टीचर को सिखाते हो कि जी आपने पढ़ाना कैसे है। ठीक है, पढ़ाने के डिफरेंट तरीके, पढ़ाने के नॉलेज डिलीवर करने के किस तरह से डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं। फिर आप उन्हें सिखाते हैं जी आपने क्वेश्चनर कैसे बनाना है। ठीक है, MCQs का क्या मतलब है, MCQs किस चीज़ को मैयर कर रहे हैं आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। आपके पास क्लास में सारे के सारे बच्चे जो हैं वो आपके पास A ग्रेडर नहीं होते। ठीक है, आपने जो है पेपर इस तरह सेट करना है कि जो नीचे वाला बच्चा है वो भी क्या करे, वो भी ऊपर आ सके, वो भी कुछ ना कुछ हमारे पास जो है वो मार्क्स जो है वो गेन कर सके। ठीक है, हर आपने सारे के सारे टफ क्वेश्चन नहीं डालने बल्कि आपने मॉडरेट पेपर बनाना है ताकि हर ग्रेड का बच्चा जो है आपके पास क्या कर सके, आपका जो सिलेबस है उसको वो कवर कर सके। आई होप कि आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। हमने कहा जी क्लासरूम ट्रेनिंग आपके पास हो सकती है। ठीक है, फिर आप डिफरेंट सेशन में या वर्कशॉप में डिफरेंट आपके पास ट्रेनिंग के मेथड्स हमने बात की, वो आप लास्ट स्लाइड्स में देख सकते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की। फिर हमने बात की परफॉर्मेंस अप्रेजल की कि आपने जो है किसी बंदे की परफॉर्मेंस जो है उसको आपने अप्राइज करना है। ठीक है, तो उसको अप्रेजल कैसे आप देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमने बात की थी। जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन हमारे पास क्या है, मोटिवेशन की ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरत है। ठीक है, क्या मोटिवेटेड एम्प्लॉय ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन वी शुड डिस्कस। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ मोटिवेशन की। ठीक, फिर हमारे पास मोटिवेशन इक्वेशन कि हमारे पास
if you want to motivate your employee, so what kind of motivation equation is there? हर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो वेरी करेगी, बट एक हमारे पास यूनिवर्सल सेटअप नहीं है। जब हम बात करेंगे हमारे पास यूनिवर्सल मोटिवेशन इक्वेशन है, बट हमारे पास एक मोटिवेशन की इक्वेशन हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। और वो मोटिवेशन की इक्वेशन आपको बताएगी कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉय को जो है मोटिवेट रख सकते हैं या कर सकते हैं। मोटिवेशन का एक जो बेनिफिट है वो आपके पास ये है कि एम्प्लॉय की जो कमिटमेंट है वो आपके पास टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एज वेल एज टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, वो आपके पास इन्हांस होती है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके पास। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये क्या है, ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द नीड थ्योरी, कि नीड थ्योरी आपके पास क्या है। तो हम आज के लेक्चर्स जो है स्टार्ट करते हैं बात। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस हमारे पास व्हाट इज द नेचर ऑफ मोटिवेशन। लेकिन इससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे पास मोटिवेशन क्यों जरूरी है। आप अगर इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉयज, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि इसका थोड़ा सा आप बेस देखें इस चीज की कि हमारे पास अगर आप 1960s में देखें तो मैनेजमेंट जो हमारे पास थी उसका जो क्राइटेरिया था, जो उसके जो लेवल थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। जो आपके पास इनिशियली जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी या जो एक इंटेंसिव लेबर वर्क था, उनका जो ज्यादातर फोकस था वो टुवर्ड प्रोडक्शन था, कि वो एम्प्लॉय के ऊपर उनका फोकस नहीं था, एम्प्लॉय डेवलपमेंट या एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वहां पर कुछ इस तरह कंसेप्ट जो थे वो नहीं थे। वहां पर कंसेप्ट ये था कि आपके पास प्रोडक्शन किस तरह से इन्हांस की जाए, प्रोडक्शन किस तरह से आपके पास जो है ज्यादा की जाए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं उस प्रोडक्शन के, कितनी उनके ऊपर स्ट्रेस है, क्या फटीग है, पेमेंट कितनी उनको मिल रही है, क्या उनके मतलब के उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको किस तरह से कवर किया जा रहा है। फिर आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट है उसके जो एक इश्यूज हैं उसको मतलब किसी चीज के ऊपर भी इनिशियली जो है डिस्कस नहीं किया गया और ना ही इस चीज को कैप्चर किया गया। इनिशियली जो आपके पास सारी की सारी प्रोडक्शन थी, वहां पर आपके पास क्या था, मोटिवेशन जो सारा का सारा जो फोकस था वो आपके पास प्रोडक्शन की तरफ था। तो उस जगह पर आपके पास मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो था, ठीक है। आपके पास लोग थोड़ा सा जाते, काम करते, किसी बीमारी के शिकार होते हैं, एंड देन मतलब दे गो बैक टू होम, और वो सारी जिंदगी से बीमारी उनकी कट जाती। हमारे पास डिफरेंट किस्म के इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल स्टिल आपको जो है डिफरेंट जो आपके काफी बैकवर्ड इलाके हैं, वहां पर जो माइनिंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर स्टिल ये इश्यूज आपके पास जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लोग जो है अपना जो भी पेट पालने के लिए उस जगह का काम करते हैं जहाँ पे कोई भी हाइजीनिक या इस रंग कोई भी जो गैस है आपके पास माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो गैस अखराज होता है वहां पर कुछ भी उनका कैप्चर नहीं किया जाता। थोड़ा से बाद बेचारे दमे के मरीज, इस तरह के इश्यूज उन लोगों के वहां पर रहते हैं। तो स्टिल दिस थिंग नीड टू बी कैप्चर्ड, इस चीज को जरूरी है कि हम किस तरह से जो है हम कैटर करें। तो हमारे पास एम्प्लॉय जो मोटिवेशन, जब एम्प्लॉयज को एसेट समझने शुरू किया गया आपके पास, ठीक है, और आपके पास ट्रेंड बदले, तो वहां पर जो है एम्प्लॉय मोटिवेशन बहुत ज्यादा फोकस हुई। फिर हमारे पास रिसर्च की डायरेक्शन चेंज हुई कि आपके पास जो है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट अच्छा देने से एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, क्या उसकी कोई नीड्स तो नहीं है। ऑफ कोर्स एक बंदा है, उसकी फैमिली है, ठीक है, उसके बच्चे हैं, हमारे पास डिफरेंट जो उसका भी जो भी सोशल एक नेटवर्किंग उसकी है, उसके लिए उसको जो है अपने अखराजात पूरे करने के लिए उसको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट भी चाहिए। उसको जो है मोटिवेशन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि उसको रिवॉर्ड मिलने चाहिए, ठीक है। उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट पोजीशन है, जो स्टेटस के अंदर जो एक इंक्रीज है, इंक्रीज इन स्टेटस, वो भी उसको मिलना चाहिए। तो डिफरेंट चीजें ऐसी हैं जो कि आपके मोटिवेशन के अंदर क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर हाल में कैटर करती हैं, उसको आंसर करती हैं और कोशिश करती हैं कि हमारे एम्प्लॉय हर वक्त क्या रहे, मोटिवेटेड रहे। जितना आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो आपके पास इन्हांस होगी। एक तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ही बाकी कोलीग्स या सब ऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, वो मोटिवेट कर सकता है। अगर आपके पास एक मैनेजरियल लेवल के ऊपर जो है डिसअपॉइंटमेंट हो और मोटिवेशन ना हो और वो स्ट्रेस का शिकार हो, तो ऑफकोर्स जो उनकी तरफ से एक आप मैसेज जाएगा आपके सबऑर्डिनेट्स को, जो आपके पास फंक्शनल लेवल है वहां पर, वो भी ऑफ कोर्स आपके पास जो है स्ट्रेस वाला मैसेज ही जाएगा और वहां पर भी मोटिवेशन लेवल आपके पास क्या होगा, लो होगा। तो टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो मोटिवेशन का हाई होना, दिस इज वन ऑफ द समथिंग मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बात करते हैं हमारे पास के नेचर ऑफ मोटिवेशन हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल फोर्स दैट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्सनल लेवल ऑफ एफर्ट, अ पर्सनल लेवल ऑफ परसिस्टेंस। पर्सनल लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड पर्सनल लेवल ऑफ परसिस्टेंस। एक बंदा जो है कितनी एफर्ट कर रहा है और वो कितना कंसिस्टेंट है उस एफर्ट के अंदर, ठीक है। अगर एक इनिशियली आपके पास कोई वर्कर आता है तो इनिशियली वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड आपके पास होता है, ठीक है, कमिटमेंट लेवल उसका है,
उसका हाई होता है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट रिसर्च करती रहती हैं और देखती रहती हैं कि वेदर द एम्प्लॉय ही हैज द सेम परसिस्टेंस लेवल ऑफ मोटिवेशन, या उसका मोटिवेशन लेवल आपके पास क्या ड्रॉप हुआ है। देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन उसके रीजंस फाइंड आउट करती हैं कि क्यों मोटिवेशन लेवल ड्रॉप हुआ है, इसके बैक पे रीजन आपके पास क्या है। ठीक, अब उन रीजंस को फाइंड आउट करने के बाद दोबारा जो है आप जो है उसको ओवरकम करते हैं उन रीजंस को, और एम्प्लॉय की मोटिवेशन को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, आप किसी के अंदर जो है वो इसको इंडक्ट नहीं कर सकते, जी आपने इंजेक्शन लगाया मोटिवेशन का तो अब बंदा मोटिवेट हो गया। ठीक है, इस तरह का कुछ सेटअप नहीं है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, आपने बंदे की जो इंटरनल नीड्स हैं उसको भी सेटिस्फाई करना है और जो उसकी एक्सटर्नल नीड्स हैं उसको भी आपने जो है वो सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इंटरनल नीड्स उसकी क्या है कि आपके पास वो खुश रहे अंदर से। ठीक है, जो उसे काम दिया जा रहा है वो काम उससे रेलिवेंट हो। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को ऐसा काम देते हैं जो कि काम उसके जो स्पेशलाइजेशन है उससे मैच नहीं करता, तो आपके पास क्या आएगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ही इज इंटरनली नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क प्रोवाइडेड। तो क्या होगा, वो काम तो शायद आपके लिए कर दे लेकिन शायद उस लेवल का ना करे जिस लेवल का उसको करना चाहिए। सो इट्स मीन के अब ये साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, जो इंटरनल जो आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज लैक ऑफ मोटिवेशन। अब आपके पास नो डाउट एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आया है, किसके साथ, वर्क के साथ। जो काम दिया गया है वो आपके जो है स्पेशलाइजेशन से मैच नहीं करता। अब यहाँ पर इंटरनली जो आपके पास मोटिवेशन लेवल वो आपके पास क्या है, वो बहुत ज्यादा लो है। अब अगर एम्प्लॉय जो है वो खुश है, अपने काम से खुश है, अपने बॉस से खुश है, अपने कोलीग से खुश है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप उसको दे रहे हैं वो उनसे खुश है, तो ऑफ कोर्स आपके पास वो ज्यादा क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज है कि आप किस तरह से चीजों को जो है मैनेज करें, किस तरह से चीजों को आप जो है वो इंक्रीज करें। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के सेटअप्स अपने बनाएं कि आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपका वर्कर है, वो ज्यादातर मोटिवेटेड रहे। अब यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट करती हैं चीजें, उसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो ही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वेदर यू आर प्रोवाइडिंग ओपन फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपके पास कैसी है। अब जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है वहां पर एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो है वो हाई होगी, बिकॉज वहां पे एक ओपननेस जो है सिस्टम के अंदर, जो एक ओपननेस है वो बहुत ज्यादा आपके पास है। ठीक है, जबकि जो आपके पास सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पर जो है पावर्स जो हैं वो आपके पास जो टॉप लेवल है वहां पर सारी की सारी हैं। ठीक है, तो जब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, आपके पास जो है आपकी जो है वो ट्रेनिंग नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो आपके पास लो होगा। तो मैंने जिस तरह भी आपको शेयर किया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू इन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन हमारे पास एक फिनोमेना है जो हमें इस चीज में हेल्प करता है कि आपके पास अगर बंदा मोटिवेटेड है तो वो कौन कौन से प्रोग्रेसिव काम जो है वो कर सकता है। अगर बंदा मोटिवेटेड नहीं है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है वो आपके पास डायरेक्टली लिंक है विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फुली डिपेंडेंट है मोटिवेशन की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब तक आपकी मोटिवेशन या कमिटमेंट उस काम के साथ नहीं होगी तब तक आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। आप अपने देखें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि जो कि आपके पास जो है ज्यादा लाइवली होंगे, आपकी मोटिवेशन टुवर्ड दैट सब्जेक्ट ज्यादा होगी क्योंकि आपका जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, वो जो आपका रुझान है वो जो है उस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा है। इस मीन कि आपका जो मोटिवेशन है, रुझान साइकोलॉजिकल कंडीशन आपकी एक कि आपकी मोटिवेशन जो है ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप जो है नॉवलेट्स जो है वो बहुत शौक से पढ़ते हैं, आप जासूसी जो है वो नॉवल बहुत शौक से पढ़ते हैं, जासूसी ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं, तो टुवर्ड्स योर मोटिवेशन टुवर्ड दैट थिंग वो आपके पास ज्यादा होगी। तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह लोग बिहेव करते हैं, जो उनकी एक इंटेंशंस होती हैं, वो जो उनकी स्किल्स हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, जो उनकी लाइकनेस है, वो आपके पास एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो एम्प्लॉय का बिहेवियर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी चीजों के लिए आपको डायरेक्शन देता है कि आप किस तरह से एक एम्प्लॉय को जो है वो मोटिवेट करें। मोटिवेशन अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें, डिफाइंड एज अ साइकोलॉजिकल फोर्स विद अ पर्सन दैट डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ द बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के
डायरेक्शन ऑफ द बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर एक बंदा प्रोडक्टिव है और वो शौक से काम कर रहा है, उसकी काम जो है उसकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक है, ठीक है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है समथिंग डिफरेंट, यूनिक आइडियाज वो अपने पास लेकर आ रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी में वो एक फ्रूटफुल रोल जो है प्ले कर रहा है, इट्स मीन कि जो उसका बिहेवियर है वो टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन आपके पास जो है वो साइकोलॉजिकली जो है वो लिंक्ड है, या बंदा वो ज्यादा मोटिवेटेड है आपके पास। द एफर्ट ऑन हाउ हार्ड पीपल वर्क, ऑफ कोर्स अगर आप एक चीज शौक से करेंगे तो आप मेहनत से करेंगे, अगर आपके पास एक शौक है तो आप उसके साथ कमिटमेंट भी दिखाएंगे। अगर आपको एक शौक है, अगर आपको एक आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं कि मैंने ये काम करना है, तो फिर आप वहां पे टाइम का केयर नहीं करेंगे, वहां पे आप जो है अपने पास फूड की केयर नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है मेंटली जो है सेटिस्फाइड होंगे और आप मोटिवेट होकर क्या करेंगे, उस काम के साथ क्या करेंगे, खुद को जो है वो लिंक आप जो है वो करेंगे। तो दिस थिंग कि हमारे पास जो एक एफर्ट, अब ये हमारे पास एक और मैयर है कि आप साइकोलॉजिकली अगर मोटिवेटेड होंगे तो आप वर्क हार्ड, कि आप ज्यादा कमिटेड होंगे, आप ज्यादा मेहनत के साथ जो है वो क्या करेंगे, वो काम करेंगे और आप क्या करेंगे, मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जो तीसरा हमारे पास फैक्टर है, द परसिस्टेंट डिलेड इन मीटिंग द गोल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय को कुछ गोल्स दिए जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ टास्क आपके डेलीगेट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो टास्क डेलीगेशन है, जो एम्प्लॉय के जो है वर्कर कमिटमेंट है आपके पास डिफरेंट चीजों के साथ, ये आपके पास बहुत ज्यादा क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो यहां पर जो बात है परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंस डिस्प्लेड इन मीटिंग द गोल्स, आप कितने परसिस्टेंट हैं अपने गोल्स को जो है फुलफिल करने में। अब पहली चीज देखें कि आप ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज आपने क्या बात की, आपने कहा कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं। तीसरी चीज आपके पास ये कि आप कितने परसिस्टेंट हैं उस काम को करने में, कि जो आपको गोल्स या टारगेट आपको मिलते हैं वो आप क्या करते हैं, एक्चुअली उनको आप अचीव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोटिवेशन इन तीन डेफिनेशन ने इसको हमारे पास एडजस्ट किया। हमारे पास अगर हम मोटिवेशन की टाइप्स देखें तो हमारे पास दो किस्म की जो है वो बेसिक मोटिवेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और सेकंड हमारे पास है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो हमारे पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसके अंदर हमारे पास बिहेवियर परफॉर्म्ड फॉर इट्स ओन सेक, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम परफॉर्मिंग द वर्क, आप जो काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब होगी, जब आपका काम जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन या आपकी जो लाइकनेस है उसके साथ क्या होगा, वो मैच कर रहा होगा। अगर आपका काम जो आपको टास्क दिया गया है उसमें आप एक्सपर्ट हैं और आपके एक्सपर्टीज के मुताबिक है, तो आपके पास क्या होगा, आप ज्यादा कमिटमेंट के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, और आपके पास उस काम के करने में जो परसिस्टेंस है, जो लेवल ऑफ परसिस्टेंस, वो आपके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। मोटिवेशन कम फ्रॉम परफॉर्मिंग द वर्क, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको क्या करेगी, मोटिवेशन मिलेगी। अब आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगी, वो मोटिवेशन तभी आपको मिल सकती है जब वो काम जो है वो आपकी पसंद का हो या आपकी स्पेशलाइजेशन का। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप रिसर्च करते हैं, आप रिसर्च जो है बहुत ज्यादा शौक से करते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है जी आपने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है, तो ऑफ कोर्स वो आपका एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आपका एक एरिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आप शौक के साथ काम करेंगे, आप हार्ड वर्क के साथ काम करेंगे, आप परसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। यू रियली कंट्रीब्यूट समथिंग विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, या मे बी मोर देन दैट, आप उससे ज्यादा भी क्या कर सकते हो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन, द वर्क विच वर प्रोवाइडेड इज अकॉर्डिंग टू योर लाइकनेस, आपके पास आपकी जरूरत के मुताबिक है, एंड अगर आपकी पसंद का काम है तो इंटरनल मोटिवेशन आपके पास जो है होगी, हाई होगी। सो दिस इज इन simple words is called intrinsic motivation. Extrinsic motivation, behavior performed to acquire reward. Motivation source is consequence of an action. आपको कोई काम दिया जाता है और उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड जो हैं वो दिए जाएंगे। अब आप जो काम कर रहे हैं, जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है आपका, वो आपके पास क्या है, वो रिवॉर्ड है जिसके लिए आप जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को आप देखें, कमीशन बेस्ड आपके पास क्या होती हैं, वो जॉब्स होती हैं। अगर आप पॉलिसी करके लाएंगे तो इतना कमीशन आपको क्या होगा, वो आपके पास जो है आपको मिलेगा। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। मे बी कि अब वो जो काम कर रहा है वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए कर रहा है, बट जो रिवॉर्ड है उस काम का, उस काम के लिए उसके अंदर आपके पास क्या मोटिवेशन, कि अगर मैं ये करता हूं तो मुझे ये वाला रिवॉर्ड आपके पास क्या होगा, वो मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन।
फॉर एग्जाम्पल लास्ट आपने लाइन देखी कि मोटिवेशन सोर्स मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, कोई ऐसा रिवॉर्ड जो आपको एक्शन के ऊपर क्या करे, वो मजबूर कर दे। आउटकम एंड इनपुट, अब यहाँ पर जो मोटिवेशन आपके पास है, ऑफ कोर्स मैंने अभी आपसे डिस्कस की बात कि वो डिपेंडेंट है इनपुट के ऊपर, कि जो काम आपको दिया जा रहा है, जो टास्क दिया जा रहा है आपको, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द लाइकनेस और नॉट, कि वो आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है, तो आउटकम जो है उसी लिहाज से ही आपके पास जो आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट स्लाइड में इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की, हमने एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की, तो दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स थे, इनके असल में जो कंट्रीब्यूशन थी वो हमारे पास यही है कि इंटरनली आपको जो है वो क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ क्या करें, काम करें। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन पीपल सीक आउटकम। आउटकम हमारे पास क्या है, एनीथिंग अ पर्सन गेट फ्रॉम जॉब, एग्जांपल इंक्लूड पे एंड नॉट मी, हमारे पास ठीक है जी ऑटोनॉमी, और या हमारे पास अकम्प्लिशमेंट। अब आउटकम आपके पास एनीथिंग पर्सन गेट फ्रॉम अ जॉब। अब आपके पास जो है ऑफ कोर्स हमारे पास मोटिवेशन तो है, जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो है आउटकम लेवल, जो भी एक पर्सन आउटकम देता है, जो इसकी आउटकम है, जो इसकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो हमारे पास एनीथिंग पर्सन गेट फ्रॉम द जॉब। अब आप जॉब से आपको क्या मिलता है, आउटकम आपके पास क्या आ रही है। अगर आपका फोकस सैलरी की तरफ है और जॉब आपको पे दे रही है और पे उतनी ही मिल रही है जितनी कि आपकी रिक्वायरमेंट है, या मार्केट के अंदर जो आपके पास एक स्टैंडर्ड चल रहा है उसके मुताबिक वो पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो क्या है आपके पास के, आप सेटिस्फाइड हैं, आप मोटिवेटेड हैं। एक ऑटोनॉमी या आपके पास अकम्प्लिशमेंट, आप चाहते हैं अथॉरिटी चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, देन अगेन ये एक आउटकम आपके पास। थर्डली हमारे पास क्या है कि अकम्प्लिशमेंट, क्या आपके पास अकम्प्लिशमेंट या कोई अचीवमेंट आपके पास है, जॉब के अंदर आपने कुछ आउटकम दी है, ठीक है, तो हमारे पास ये भी आपके पास एक अकम्प्लिशमेंट भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन हार्ड वर्कर टू ऑब्टेन इनपुट, अ पर्सन input is anything a person contribute to a job, for example skill, knowledge. Manager then use outcomes to motivate workers to provide the input. अब आपके पास देखें कि आपके पास मोटिवेशन के लिए दो चीजों की जरूरत है। कुछ चीजें जो है वो आपके एंड पर हैं, ठीक है, और कुछ चीजें आपके पास जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के एंड के ऊपर हैं। आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, आप कुछ इनपुट देंगे, तो उसकी फॉर्म में आपको जो है कुछ आउटपुट आपके पास क्या होगी, मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके एंड पे इनपुट क्या चीज है, इनपुट आपके एंड पे ऐसी चीज है जो कि आपकी जॉब जो है उसके अंदर क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, या आप एक फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, तो आपके एंड पे अब कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपने जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, ये जो फाइनेंस मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपके पास क्या चीज है कि आपने जो फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, क्या उसकी स्किल्स आपके पास हैं या आपके पास नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स को देखना, हाँ, बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेटमेंट जो है वो जनरेट करना, आपके पास जो भी बजट डेफिसिट है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, जो भी आपके पास डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है एक फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए, अगर वो आपके पास हैं तो इट्स मीन के मतलब कि आपके एंड पर इनपुट है। हमारे पास यही बात की जा रही कि इनपुट इज समथिंग विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द जॉब। अब क्या चीज है वो आपके पास, आपकी स्किल्स है, आपका नॉलेज है, आपका वर्क बिहेवियर है, कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क है। अब ये आपके एंड पे एक इनपुट है, ठीक है। आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्किल्स भी दी, अपना नॉलेज भी दिया, अपना जो वर्क बिहेवियर, जो कमिटमेंट लेवल था वो भी आपने शो किया। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पर आपको क्या देगी, वो आउटकम देगी, वो इन द फॉर्म ऑफ पे है, आपकी पे इंक्रीज होगी, या आपको कमीशन बेस या आपको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास क्या है कि ऑटोनॉमी, आपको जो है स्टेटस में जो है वो एक अपग्रेड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ग्रेड 17 से 18 से 19 20 वट एवर मान लगे आपका जॉब स्टेटस है, उसके अंदर आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, आपके पास पावर होगी, आप पावर को जो है एक्सरसाइज कर सकेंगे, पावर को डेलीगेट कर सकेंगे। बट जितनी ज्यादा आपके पास पावर होगी, आप रिस्पॉन्सिबल भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास वो भी उतनी ही ज्यादा आपके पास जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैनेजर्स देन यूज आउटकम टू मोटिवेट द वर्कर्स टू प्रोवाइड इनपुट्स। अब मैनेजरी लेवल पर आपके पास क्या होता है कि उनके पास इनपुट है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास जो है आपके पास अथॉरिटी है देने के लिए, उनके पास जो है वो डिफरेंट रिवॉर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो आउटकम्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, कि इनपुट को
आउटकम्स की बेस के ऊपर इनपुट जो है एम्प्लॉय से जो है वो ली जाती है। फॉर एग्जांपल आपको जो है कहा जाता है जी अगर आप ये काम करते हैं और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करते हैं या इतने दिन के अंदर करते हैं तो आपको कुछ डेडलाइन मिलती है और उस डेडलाइन के अंदर आप वो काम कर देते हैं, तो उसका मतलब आपके पास क्या होता है कि आपको जो है कुछ ना कुछ उसके बदले में आउटकम जो है वो मिलेगी। तो आउटकम जो है वो दी जाती है और इनपुट आपसे क्या होती है वो ली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। ठीक है, अब जब भी कहा जाता है जी कि अगर आप बोर्ड में नंबर 1 पोजीशन पर आएंगे तो आपको जो है ये वाली चीज जो है, फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो है बाइक जो है फ्री हो, पंजाब कॉम जो आपके पास कॉलेजेस हैं वो आपको जी मोटर बाइक देते हैं या गाड़ी देते हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कि आप क्या करेंगे। आउटकम एक कार है जो आपको दी जाएगी, इनपुट आपके एंड पे कि आप अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज अपना टाइम जो है वो क्या करें इस तरफ लगा दें। तो एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी हमारे पास इसी चीज का जो हमारे पास सोर्स है। जो हमारे पास मोटिवेशन इक्वेशन है यहाँ पर, अब हमारे पास जो है इनपुट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, आपके पास इनपुट वहां से आई, देन इट कंट्रीब्यूट्स टू द परफॉर्मेंस आपके पास बढ़ी, एंड देन आउटकम रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। अब आपके पास जो है आउटकम जो है जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को दी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये इनपुट और आउटकम जो हमने इक्वेशन डिस्कस की थी हमारे पास उसी का हमारे पास बैलेंस आपके पास है। इनपुट कहां से मिलेगी आपको, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के एंड के ऊपर मिलेगी। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर जो है वो इनपुट किस फॉर्म में दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपना टाइम, वो कितना टाइम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पास टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम जो है आपके पास जो है वो दे रहे हैं, या वो कितनी एफर्ट जो है अपने एंड पर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर एक बंदा अपने पास ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दे रहा है, फॉर एग्जांपल टाइमिंग जो है सुबह 9 से शाम 5 तक है, बट वो रात 8 तक बैठ रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना टाइम भी एक्स्ट्रा दे रहा है और वो एफर्ट्स जो है वो भी जो है वो आपके अपने एंड पर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपके पास एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज अनदर फैक्टर कि जो आपके पास एजुकेशन लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज का, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपके पास एम्प्लॉयज जो हैं वो हाईली एजुकेटेड आपके पास होंगे तो उनका मीन के स्किल लेवल जो है वो भी आपके पास क्या होगा, हाई होगा। जो उनका नॉलेज है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी आपके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग आपके एंड पर जो है वो होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मोस्टली फोकस करती हैं कि आपके पास एजुकेटेड जो लोग हैं उनको जो है वो हायर किया जाए। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जब भी आपके पास जॉब वैकेंसी आती है, आप जॉब अनाउंसमेंट देखते हैं तो वहां पर आपके पास यही चीज होती है ज्यादातर कि हमें जी इस एजुकेशन लेवल का जो बंदा है वो आपके पास क्या है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो उस एजुकेशन लेवल के बंदे को देखने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उस चीज को जो है वो देखते हैं कि हमारे पास अगर ये बंदा एजुकेटेड होगा तो इट्स मीन के आपके पास जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पर एजुकेशन तो हो लेकिन एजुकेशन उस बंदे की क्या हो, रेलिवेंट टू दैट, मतलब कि रिक्वायर्ड वर्क हो। अगर आप एक आईटी मैनेजर हायर करते हैं और उससे आप एमबीबीएस डॉक्टर का काम लेते हैं तो ऑफ कोर्स दीज आर टू डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, दो डिफरेंट काम है। वो जो है एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो आईटी स्पेशलाइजेशन काम नहीं कर सकते और आईटी वाला जो है वो एमबीबीएस की रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो आपके पास रेलेवेंट जो एजुकेशन का पर्पज यहाँ पर ये है कि हमने इनपुट तो लेनी है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर की इनपुट जो है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन वो जो है रेलिवेंट हो टू द टास्क प्रोवाइडेड, जो उसका काम दिया जा रहा है उससे क्या हो, बहुत ज्यादा वो रेलिवेंट होना जरूरी है। देन एक्सपीरियंस, जो उसका एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स वो कंट्रीब्यूट करता है आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं टाइम टू टाइम। आपके पास उनको डिफरेंट टास्क डिफरेंट असाइनमेंट्स दी जाती हैं और हर असाइनमेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस क्या करते हैं वो गेन करते हैं। हमारे एंड के ऊपर अब जो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्किल्स है। स्किल्स हमारे पास क्या चीज है कि हमारे पास स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक एम्प्लॉय है वो स्किल्ड है तो हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी। आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें कि हमारे पास वहां पर जो एम्प्लॉयज लिए जाते हैं, जो इनपुट ली जाती है वो ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज आपके पास होती हैं। ठीक है, आप जब भी देखें आपके पास फॉरेन वीजाज जितने भी आते हैं दुबई के, सऊदी अरेबिया के, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर द स्किल्ड वर्कर। वो कभी वर्कर नहीं ढूंढ रहे होते, वो स्किल्ड वर्कर ढूंढ रहे होते हैं और स्पेसिफिकली वो अनाउंस करते हैं कि ये वाले लोग जो हैं हमें जो है वो चाहिए। अब जो स्किल्ड वर्कर है वो आपके पास क्या है कि वो जो आपके पास है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब जो बंदा स्किल्ड होगा वो आपके पास आएगा और थोड़े टाइम के बाद वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर बंदा स्किल्ड नहीं है,
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। आप ट्रेन करेंगे उससे, वहाँ पर आपका टाइम लगेगा, आपकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। इस दौरान आपका जो काम है वो भी आपके पास क्या होगा, वो पेंडिंग रहेगा। वो बंदा ट्रेंड होकर आएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी इनपुट देना शुरू करेगा। बट एट द इनिशियल लेवल ही विल नॉट कंट्रीब्यूट परफेक्टिवली और एफिशिएंटली, बिकॉज इनिशियली जो है अभी ट्रेनिंग लेकर आया वो ही इज नॉट परफेक्ट, ही इज जस्ट अ ट्रेंड पर्सन, ठीक है। ट्रेंड से वो क्या करेगा, अपने आप को जो है एक्सपीरियंस जो है वो उस कॉलम में है, खुद को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। जो नॉलेज है, एक बंदे का जो नॉलेज है वो होना चाहिए रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू द टास्क प्रोवाइडेड। अगर एक बंदा जो है उसका नॉलेज ही नहीं है, आप उसे काम दे देते हैं तो आपको ऑफ कोर्स वो इनपुट जो होगी आपके एंड पर क्या होगी, आपके पास रॉन्ग होगी। अब यहाँ पर यही बात फोकस करने वाली है आपके पास कि इनपुट आपके पास जितनी परफेक्ट होगी, आउटकम आपके पास क्या होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, वो बेहतर आपके पास आपको मिलेगी। अगर इनपुट ही आपके एंड पर जो है वो रेलिवेंट नहीं है और इनपुट जो आप ले रहे हैं वो आपके पास क्या है, वो कंट्रीब्यूटिंग नहीं है, तो आपके पास क्या होगा कि आप जो है ज्यादा टाइम तक जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इनपुट आपकी जितनी परफेक्ट होगी, आप उतनी ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस या आउटकम जो है वो ले पाएंगे अपने अब एम्प्लॉय से। सेम थिंग अगर वो नॉलेज है, उनका रेलेवेंट नॉलेज है अकॉर्डिंग टू द वर्क प्रोवाइडेड, ठीक है, तो हमारे पास वो ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर। अब यहाँ पर जो नॉलेज है वो एजुकेशन से भी आपके पास आएगा, वो आपके पास एक्सपीरियंस से भी आएगा, और जो आपने डिफरेंट स्किल्स जो हैं सीखी हुई हैं, जो आपने डेवलपमेंट अपनी की हुई है, वो डेवलपमेंट भी जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स द नॉलेज, ठीक है। नॉलेज सिर्फ कोई बुक्स पढ़ने से आपके पास नहीं होगी, बल्कि नॉलेज के अंदर आपके पास जो है डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपका नॉलेज जो है वो इन्हांस करने में आपके पास क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करते हैं। थर्ड हमारे पास जो लास्ट इसका फैक्टर वो हमारा पास है वर्क बिहेवियर्स, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास वर्क एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और कोलीग्स एक दूसरे के साथ सपोर्टिव है, तो इट्स मीन के जो वर्क बिहेवियर है वो आपके पास क्या है, कंट्रीब्यूटिंग है। अगर आपके पास वर्क बिहेवियर के अंदर जो है वो स्ट्रेस्ड है और एम्प्लॉयज एक दूसरे की जो है केयर नहीं करते, टॉप लेवल भी जो है वो ज्यादातर जो है नीचे लेवल का ख्याल नहीं करते, तो आपके पास क्या होगा, वहां पर एक मेसी सा एनवायरनमेंट आपके पास होगा और वो कंट्रीब्यूटिंग आपके पास एनवायरनमेंट आपके पास जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क बिहेवियर ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट इनपुट्स देखी एम्प्लॉय एंड के ऊपर, और ये डिफरेंट इनपुट्स जो हैं ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब कंट्रीब्यूट किस फॉर्म में करेंगी, कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपके पास क्या चीज है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और वो परफेक्टली कर रहे हैं, जितनी आपने इनपुट दी आउटकम आपके पास उससे ज्यादा आई है, उतनी ही आपके पास क्या हुई, आपके पास आउटकम आपके पास उतनी ही आई है, उससे ज्यादा आई, वेस्टेज आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब आपके पास इनपुट जो है वो टाइम, एफर्ट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर आपके पास होगा, ये आपके पास प्रॉपर क्या करे, वो कंट्रीब्यूट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी आपके पास बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस जो है वो आपके पास बढ़ेगी, एंड अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑफ कोर्स अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो इफेक्टिवनेस है ये दोनों बढ़ते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स आपके पास मीट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है एक एम्प्लॉय की इनपुट लेने का, वो यही है कि किसी तरह से हम क्या करें, अपने जो है गोल्स जो है वो अचीव कर सके। जब एक सेल्समैन को सेल्स टारगेट दिया जाता है कि आप ये करेंगे तो इतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो रिवॉर्ड किस लिए रखा जाता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, एक टारगेट है कि आपने यहाँ तक क्या करना है, इस टारगेट क्या करना है, आपने एडजस्ट करना है। जब वो उस टारगेट के अंदर क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो है वो ज्यादा आपके पास क्या होगा, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आपके पास क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट आपके पास करेगा। अब इनपुट अच्छी मिलेगी तो आपके पास एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास जो गोल्स हमने अचीव किए हैं वो हमने 100% और परफेक्ट वे में अचीव किए हैं। तो जो गोल्स के अंदर परफेक्शन है अचीवमेंट के लिए, उसके लिए एक इनपुट का परफेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैनेजेरियल रोल है, जो आपके पास सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर उनका बहुत ज्यादा जो आपके पास जो है वो रोल है। दैट्स व्हाई वी डिस्कस दैट थिंग कि मैनेजर्स जो है वो सिर्फ हायर नहीं करेंगे, बल्कि आपने ये देखना होता है कि हमने अपने डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करना है। डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि
आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, नॉलेजेबल भी हो, स्किल्ड भी हो, और वो क्या करें आपके पास कि इस वर्क इन्वायरमेंट के अंदर खुद को जो है एडजस्ट भी आपके पास क्या कर सके, बल्कि इस वर्क बिहेवियर को या वर्क इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में जो है वो कंट्रीब्यूट भी आपके पास कर सके। अब जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन आपके पास गोल हैं वो अचीव होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको किस फॉर्म में जो है वो आपके पास रिवॉर्ड देगी। आउटकम रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, अब आउटकम आपके पास किस केस में होगी, पे, कि आपके पास पे, ऑफ कोर्स जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको पे मिलती है, सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी, आपकी जो है कमिटमेंट को देखते हुए, आपकी वर्क परफॉर्मेंस को देखते हुए जो आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए करती है, ठीक है। बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके पास पेंशन बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेज हैं, कमीशंस हैं, फिर वेकेशन टाइम आपके पास जॉब के अंदर इतनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, वेकेशन टाइम। देन वी हैव अ जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑफ कोर्स जॉब सेटिस्फेक्शन भी इसी चीज़ का एक पार्ट है कि अगर अच्छी सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है, बेनिफिट्स हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपके पास क्या होगी, वो आपके पास ज़्यादा होगी। देन वी हैव ऑटोनॉमी, अथॉरिटी आपके पास, ठीक है, आपको मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग्स ऑफ अकम्पलिशमेंट, द प्लेयर ऑफ डूइंग इंटरेस्टिंग वर्क, इम्प्रूविंग द लाइव्स और वेल बीइंग्स ऑफ द अदर। आपके पास ये तमाम, आपके पास ये जो लास्ट दो फैक्टर हैं, द प्लेयर ऑफ डूइंग इंटरेस्टिंग वर्क, इम्प्रूविंग द लाइव्स और वेल बीइंग ऑफ द अदर्स, आप दूसरों की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और इंटरनल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ठीक है। आपके पास पे भी है, सैलरी भी है, एनहांसमेंट भी है, सब कुछ मिल रहा है, उसके साथ साथ यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग सोशली एंड मॉरली समवेयर। तो ये हमारे पास मोटिवेशन इक्वेशन है। देन वी हैव एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वायलेंस। हमारे पास एफर्ट एंड इम्पोर्टेंट इनपुट इज समथिंग इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस एंड देन इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द आउटकम। हमारे पास एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर क्या चीज है, एफर्ट और परफॉर्मेंस के दरमियान एसन मॉडरेटर हमारे पास एक्ट करती है। अ पर्सन्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द एक्सटेंट टू विच हिज और हर एफर्ट विल रिजल्ट इन अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब एफर्ट यहाँ पर हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेंसी है, जो एक बंदा अपने एक्सपेक्ट करता है खुद से कि मेरी जो एफर्ट्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है जितना ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज्यादा होगी, जितनी उसकी मोटिवेशन लेवल या कंट्रीब्यूशन इस एंड पर ज्यादा होगी, इनपुट आपके पास जितनी ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस आपके पास उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, वो इनहांस होगी। अब परफॉर्मेंस एंड आउट के दरमियान हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, अ पर्सन्स परसेप्शन अबाउट द एक्सटेंट टू विच परफॉर्मेंस एट अ सर्टेन लेवल विल रिजल्ट इन द अटेनमेंट ऑफ द आउटकम, कि परफॉर्मेंस किस लेवल तक होगी तो हमारे पास जो है आउटकम हमारे पास मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो परफॉर्मेंस है, एफर्ट आपने की, परफॉर्मेंस आपकी आउटकम है। अब वो जो आपके पास एक परफॉर्मेंस है उसका लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल आपको टारगेट दिया गया था जी, आपने जो है इतने जो है वो इतने बिलियन या इतने ₹1000 आपने क्या करनी, सेल्स करनी है। आप उस जो आउटकम है, जो वो सेल्स टारगेट था, जो परफॉर्मेंस आपने देनी थी, अगर वो आप पूरी देते हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बेनिफिट मिलता है। अगर आप उससे ज्यादा देते हैं तो आपके पास आउटकम उससे भी ज्यादा क्या होगी, आप कमीशन जो है उससे ज्यादा आपके पास मिलेगा। तो जो आपके पास एक परफॉर्मेंस है वो आउटकम के साथ लिंक्ड है। अगर आपके पास परफॉर्मेंस ज्यादा है तो आउटकम भी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगा। परफॉर्मेंस कम है तो मे बी आउटकम आपके पास जो है उसका नेगेटिव रिलेशन होगा किसके साथ, आपकी परफॉर्मेंस के साथ। तो आउटकम हमारे पास, वो हमारे पास है वैलेंस। वैलेंस हमारे पास क्या चीज है, हाउ डिजायरेबल ईच ऑफ द आउटकम अवेलेबल फ्रॉम द जॉब और ऑर्गेनाइजेशन टू अ पर्सन। ठीक है, कि आउटकम जो है एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन एंड के ऊपर उस परफॉर्मेंस पे कितना आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है वो कंट्रीब्यूट करती है आपके लिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देन हमारे पास है, जिसमें हमारे पास हमने अभी बात की, हमारे पास जो है वो मोटिवेशन मॉडल को हमने देखा। मोटिवेशन मॉडल ने बताया आपके पास इनपुट है, देन वी हैव अ परफॉर्मेंस एंड देन वी हैव एन आउटकम। तो तीनों चीजें आपके पास जो है लिंक्ड है। अभी हमने बात की एक्सपेक्टेंसी की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, अंदर हमारे पास था वैलेंस। तो हमारे पास ये तीनों चीजें जो आपस में आपके पास क्या है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो लिंक्ड है यहाँ पर जो आपके पास है। एक्सपेक्टेंसी जो हमारे पास थ्योरी है उसमें हमारे पास जो है मोटिवेशन जो है वो 3 डिफरेंट आपके पास हैं। कि अगर आपके पास जो हमने तीसरे बात की हमारे पास के आपके पास इनपुट क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आउटपुट क्या है आपके पास, वहां पे हमने बात की पर्सन परसेप्शन की।
तो आपके पास अब जो पर्सन की परसेप्शंस हैं एट द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी, एट द लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एट द लेवल ऑफ वायलेंस, तीनों एंड पे हमारे पास उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो ही ये डिसाइड करेगा कि वेदर दैट पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग और नॉट, या इस बंदे के लिए रिवॉर्ड जो है आपको कितना दिया जाए। अब जब आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो आपके पास हाई होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक्सपेक्टेंसी भी आपके पास क्या होगी, हाई होगी। पीपल परसीव दैट इफ दे ट्राई हार्ड दे कैन परफॉर्म एट अ हायर लेवल, ठीक है, बिकॉज दे नो दैट देयर इज समथिंग, कि आउटकम के अंदर उनके लिए कुछ है, रिवॉर्ड है, इन द फॉर्म ऑफ पे, इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस इंक्रीज, कुछ ना कुछ उन्हें आउटकम है। अब जब आपके पास आउटकम आपको पता है तो वो बंदा क्या करेगा कि वो ज्यादा क्या करेगा, आपके पास कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज ही इज परसीविंग दैट ही वांट टू बी समवेयर। अब वो जहां तक पहुंचना चाहता है उसके लिए क्या करेगा, वो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, आपके पास जो एफर्ट है वो आपके एंड पर जो है वो करेगा। इससे हमारे पास इफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज हाई पीपल परसीव दैट हाई परफॉर्मेंस लीड टू द रिसिप्ट ऑफ सर्टन आउटकम। अब यहां पर जो परफॉर्मेंस है, अब इनिशियली आप इनपुट दे रहे थे कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर आपके पास अब परफॉर्मेंस हाई है, ठीक है, परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, हमने सेल्स टारगेट से ज्यादा अचीव किया हुआ है, तो अब यहाँ पर लोग जो है परसीव करते हैं आपके पास कि हमारे पास जो है वो इससे भी ज्यादा आपके पास क्या होगी, वो आउटकम हमारे पास जो है वो मिलने वाली होगी। तो जितने आपके पास परफॉर्मेंस या इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई होगी उतनी ही आपके पास जो होगी वो आपके पास रिवॉर्डिंग होगी, या आउटकम लेवल उतना आपके पास क्या होगा, वो हाई होगा। वेरियंस हमारे पास इफ द वेरियंस इज हाई people desire the outcome that results from high performance, people desire the outcome that results from the high performance। जब आपके पास परफॉर्मेंस हाई है तो ऑफ कोर्स आउटकम भी आपको जो है वो हाई ही मिलनी चाहिए। तो लोगों के एंड के ऊपर आपके पास परसेप्शंस यही होती हैं कि हमारे एंड के ऊपर जो हमारे पास एक्सपेक्टेंसी थी वो भी हाई थी, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन थी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी थी वो भी हमारे पास हाई थी, एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग द हाई वायलेंस एज वेल। तो हमारे पास मोटिवेशन लेवल का हाई होना, आपने देखा कि इनपुट, परफॉर्मेंस और आउटकम तीनों लेवल के ऊपर आपके पास कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इसी इक्वेशन को रिवर्स करें तो आपके पास केस क्या होगा, कि अगर आपके पास मोटिवेशन लेवल लो है तो आपके पास इनपुट, आपके पास आउटकम और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, तीनों की तीनों चीजें आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास ड्रॉप हो जाएंगी। और ऑफ कोर्स अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है वो नहीं आ रही या आपके पास जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आ रही, तो आउटकम भी फिर आपके पास जो है वो उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से एक एम्प्लॉय जो है उसको परसीव कर रहा होता है। हम नेक्स्ट टाइम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम है नीड थ्योरीज। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं। नीड थ्योरीज, द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट फोकस ऑन व्हाट नीड पीपल्स आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई एट वर्क एंड व्हाट आउटकम विल सेटिस्फाई दोज नीड। हमारे पास वर्क प्लेस के अंदर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है और प्रॉपर एक बिहेवियर भी जो है वो रखा जाता है, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट हमारे पास आउटकम या गोल सेटिंग जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शन है जिसको वो मेंटेन रखते हैं, और जिसको वो अचीव करने के लिए ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो इनपुट आपके पास जो है वो उसको रखते हैं। जो हमारे पास थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो हमारे पास फोकस करते हैं what needs people are trying to satisfy at work। ठीक है, लोगों को कौन कौन सी ऐसी चीजों की जरूरत है जिसकी वजह से वो वर्क प्लेस के अंदर जो है सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस जो है आपके एंड पर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, वेदर इट इज अ पे, whether these are the rewards, whether these are the monetary benefits, whether this is some sort of training and development program, whether there is some sort of scholarship requirement। ठीक है, क्या चीज ऐसी है, कौन सी ऐसी नीड्स हैं एम्प्लॉय की जो कि उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सेटिस्फाई जो है वो रख सकती हैं, एंड व्हाट आउटकम विल सेटिस्फाई दोज नीड्स, और कौन कौन सी ऐसी आउटकम्स हैं जो कि उन नीड्स को क्या करेंगे, आपके पास जो है वो सेटिस्फाई आपके पास करेंगी। ठीक है, अब आपके पास ये है कि आउटकम्स आपके पास क्या है कि आप अगर ये वाले फंक्शन जो है वो अचीव कर लेते हैं तो हम आपको ये वाली जो है ट्रेनिंग जो है वो दिलवा देंगे। तो ये आपके पास जो अब आउटकम है वो ऑफ कोर्स एक इंस्पायरिंग है और इंटरेस्टिंग है, और क्या करेगा एम्प्लॉय कि उस आउटकम के लिए क्या करेगा, अपने नीड्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा या अपने नीड्स को लिंक करेगा ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके साथ। आपके पास नीड आपके पास क्या चीज है, अ रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल एंड वेलबींग। कोई भी ऐसी चीज जो कि जरूरत हो आपके पास
आप उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो आपके पास नीड होगी, ठीक है। फूड, क्लॉथिंग, दीज आर ऑफ कोर्स पर्सनल नीड्स हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करने के लिए आपके पास कौन कौन सी नीड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें। फॉर एग्जांपल हम अगर ये बात करें कि स्किल्स आपकी, आप अगर क्वालिफाइड हैं, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, जो आपकी स्किल्स हैं, ये तमाम की तमाम आपकी नीड्स हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम आपकी क्या चीज़ें, नीड्स हैं, और ये तमाम की तमाम क्या करेंगे, आपके पास कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये जो परफॉर्मेंस आपका है उसकी तरफ आपके पास क्या करेंगे, आपके पास ये लीड करती है आपको। मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स अ वर्कर वांट्स satisfied and ensure that a person receive the outcome when performing well। मैनेजरियल लेवल पर जो एक प्रैक्टिस है, जो उनको जिस चीज का ख्याल रखना है, दे हैव टू डिटरमिन द नीड्स, कि एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं वो क्या हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉय की नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आपकी जो वांट्स हैं वो भी आपके पास क्या होंगी, वो भी आपके पास जो है वो सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। अगर एम्प्लॉय की नीड जो है वो जरूरत आपने पूरी की, तो आपने एंड पर क्या करेगा, आपको कंट्रीब्यूट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कि एम्प्लॉय जो है अगर वो इफेक्टिवली और वो हमारे पास प्रोग्रेसिवली काम करते हैं, तो हम उनके लिए जो है वो पेंशन का जो एक बेनिफिट आपके पास देंगे। अब देखिए मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपके पास एक पेंशन आपके पास है, हेल्थ इंश्योरेंस, दिस दैट, काफी सी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है। ये आपको जॉब के पहले दिन ही सब कुछ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर दिया। उसका क्या रीजन है, क्यों एम्प्लॉय को दिया जाता है? क्योंकि वो उसकी नीड है कि आप जो है जॉब सिक्योरिटी आपकी है, ठीक है, आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं कि मेरी जॉब जो है वो मेरे पास क्या है वो सिक्योर है। आपकी पेंशन है, अगर आप प्रॉपर काम करते हैं और उतने टाइम के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, तो आपकी क्या होगी, पेंशन भी आपको क्या होगी, वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास जो चीजें छोटी छोटी आपके पास लिंक्ड हैं और ये आपके पास कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो वांट्स हैं वो पूरा करने के लिए आपको जो एम्प्लॉय की नीड्स हैं वो जो है पूरा करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इंश्योर दैट अ पर्सन रिसीव द आउटकम व्हेन परफॉर्मिंग वेल, और जो आपने आउटकम जो डिसाइड की हुई है, अगर वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के मुताबिक है, तो आपको ख्याल करना है कि आप उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक उसको क्या करो, आउटकम जो है वो दो भी, ठीक है। ये सिर्फ नहीं कि आप बस सिर्फ जो है उससे परफॉर्मेंस लो और आउटकम जो है वो आप उसको ना दो, तो ये अपने एंड के ऊपर जो है हमारे पास फिर कंट्रीब्यूटिंग आपके लिए नहीं होगा। हमारे पास बहुत फेमस थ्योरी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो हमारे पास है वो हमारे पास बताता है आपके पास के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास जो डिफरेंट नीड्स हैं वो आपके पास कौन कौन सी डिफरेंट नीड्स हैं, ठीक है। हम जो है वो बात करते हैं, हमारे पास 5 डिफरेंट नीड्स हैं जो कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के मुताबिक हमें दी गई हैं, और हम उसके कुछ डिस्क्रिप्शन भी देंगे और हम उसको कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हम इसको जरा जल्दी से देखते हैं। हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, द नीड ऑफ रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल इसके हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ हाउ मैनेजर कैन हेल्प पीपल सेटिस्फाई देयर नीड्स एट वर्क बाय गिविंग पीपल द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर स्किल एंड एबिलिटीज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एज पॉसिबल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि आप एम्प्लॉयज जो हैं उनकी जो स्किल्स हैं उनको फुल प्रैक्टिस करने की आप उनको इजाजत दें। अब यहाँ पर जो एक चीज देखने वाली है हमारे पास कि आपके पास स्किल्स हैं, आप उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रूल्स हैं, जो कल्चर है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो है वो प्रैक्टिस ना करें। तो अगर एक बंदा फुल फ्लेज अपनी उस जो भी पावर है या जो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जो उसकी स्किल है, उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो क्या होगा, वो हमारे पास वो मोटिवेट नहीं रहेगा, उसका मोटिवेशन लेवल आपके पास लो होगा। लेकिन अगर एक बंदे को एक्सरसाइज, अपनी स्किल्स और अपनी चीजें जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए फुल फ्लैज टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं आपके पास कि रिसर्च एक्टिविटीज को मोटिवेट करने के लिए रिसर्च ग्रांट्स देती हैं, और एम्प्लॉयज को जो है ये एक फुल आपके पास एक अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपनी जो भी आपके पास एक प्रैक्टिस है, जो रिसर्च है, उसको आप फुल फ्लैज क्या करें, उसको आप जो है वो एक्सरसाइज करें, उसको आप जो है प्रॉपरली क्या करें, वो कंट्रीब्यूट करें अपने एंड के ऊपर। जब इस तरह का आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन बढ़ती है और एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स जो है उसको प्रॉपरली जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ज्यादा क्या करते हैं, आपके पास सेटिस्फाइड होते हैं, ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अब जब आप एम्प्लॉय को एक फुल स्किल या अपना नॉलेज शेयर करने के लिए देंगे, तो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ
कभी कभी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आपके पास हो जाती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना चाहिए। अगर क्योंकि बिकॉज ही इज अ कंट्रीब्यूटिंग गाय, ही हैज नॉलेज एंड ही हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट समवेयर, तो अगर वो कंट्रीब्यूट करे, थोड़ी सी मिस्टेक हो भी जाए तो वो आपके पास नो मैटर्स, इंशाल्लाह इन द फ्यूचर मतलब कि वो आपके पास जरूर रिवॉर्डिंग आपके पास होगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पहली नीड है जो कि आपने एम्प्लॉय की हर हाल में फुलफिल करनी है। देन यू हैव टू लुक फॉर द एस्टीम नीड, द नीड ऑफ फील गुड अबाउट वन सेल्फ and once capable to be respected by others and to receive recognition and appreciation by granting promotion and recognition accomplishment। अगर कोई चीज़ आपके पास अच्छी है या आपके स्किल है, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो ऑफ कोर्स मतलब कि देयर मस्ट बी समथिंग रिवॉर्डिंग जो आपके उस स्किल्स को, उस एफर्ट को क्या करे, रिकग्नाइज करे। तो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रैक्टिस है वो आपके पास क्या है कि दे विल प्रमोट यू, प्रमोट करते हैं आपके पास जो है और उनको आपके पास रिकग्नाइज करते हैं। बिलोंगिंग नीड्स फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंड्स, अफेक्शन एंड लव बाय प्रमोटिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजिंग सोशल फंक्शन सच एज कंपनी पिकनिक्स एंड हॉलीडेज पार्टीज। ये आपके पास जो बिलोंगिंग नीड्स है उनको क्या करती हैं आपके पास कंट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो वहाँ के मेंबर्स हैं उनके आपस में जो बिलोंगनेस है उसका भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शंस जो हैं चाहिए आपके पास ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वो इंटीग्रेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा मिलें जुलें, ताकि जो बिलोंगिंगनेस की जो आपका नीड है वो आपके पास क्या हो, वो आपके पास जो है वो फुलफिल हो। सेफ्टी नीड फॉर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड safe environment by providing job security, educate, medical benefits and safe working condition, then again it is a contributing। psychological need हमारे पास क्या है कि basic needs for things such as food, water, shelter that must met in order person to survive। या psychological needs हैं by providing a level of pay, आप इतनी अच्छी पे दें कि बंदा एक अच्छे तरीके से अपनी चीजें जो है वो बाय कर सके, खरीद सके, ठीक है। अगर उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स मीट होती हैं तो हमारे पास जो साइकोलॉजिकल नीड्स हमारे पास हैं, ये हमारे पास जो हैं वो लोएस्ट लेवल ऑफ नीड्स हैं, और जो हाईएस्ट लेवल नीड वो हमारे पास हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और हमारे पास एस्टीम नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्टली कोशिश करती हैं कि तमाम के तमाम जो आपके पास नीड्स हैं इनको जो है आपके पास जो है फुलफिल करें। द लोएस्ट लेवल ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड motivates behavior। Once this level of need is satisfied, a person tries to satisfy the need at the next level। Psychologically अगर आप satisfied हैं तो आप जो है वो सेफ्टी नीड की तरफ जाएंगे, अगर सेफ्टी नीड्स आपके satisfied हैं तो आप बिलोंगिंगनेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सोशल फैक्टर भी आपके पास है। अगर आपके पास एक अच्छा पैसा है और आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, ठीक है, आपका सोशल स्टेटस एक अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, आप सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी कैमराज, ये वो आप घर की तरफ जाएंगे, कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग अगर वो भी आपके पास है, तो फिर आप सोशल इंटरेक्शन और फिर उसके बाद आप स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपके पास मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है कंट्रीब्यूट आपके पास करता है। हमारे पास जो एल्डरफर्स हमारे पास ERG थ्योरी है, इसके मुताबिक हमारे पास जो नीड्स हैं वो हमारे पास हैं ग्रोथ नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और हमारे पास जो एग्जिस्टेंस नीड है वो हमारे पास जो है एग्जिस्टेंस नीड। ये हमारे पास तीनों चीजें हैं। जो ग्रोथ नीड हमारे पास है द नीड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एट वर्क। जो हमारे पास रिलेटेड नीड्स हैं द नीड्स टू हैव अ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टू शेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, टू हैव अ ओपन टू वे कम्युनिकेशन, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है। एग्जिस्टेंस नीड, बेसिक नीड्स फॉर फोर। हमारे पास अगर देखें हमारे पास के वो दोनों एंड हमारे पास मेजलो ने जो है वो 5 नीड्स बताई, जबकि हमारे पास ERG थ्योरी ने हमारे पास जो है 3 नीड्स बताई। एज लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड, अ पर्सन इज मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई हायर लेवल ऑफ नीड्स। व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू सेटिस्फाई हायर लेवल नीड्स और इज फ्रस्ट्रेटेड, मोटिवेशन टू सेटिस्फाई ऑफ लोअर लेवल नीड्स इंक्रीजेज। जब आपका टॉप लेवल मीट नहीं हो रहा और आपके पास फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी, ग्रोथ नीड आपकी नहीं पूरी होगी, रिलेटेड नीड पूरी नहीं, फिर आप क्या करेंगे, अपने पास जो एग्जिस्टेंस नीड है, जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, उनको क्या करेंगे, आप जो है फोकस करेंगे अपने पास फुलफिल करने के लिए। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी हमारे पास जो फोकस करती है ऑन द आउटकम दैट कैन लीड टू हाई मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड दोज देन कैन प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। आपके पास आउटकम के ऊपर ज्यादा आपके पास जो है ये फोकस थ्योरी जो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो आपके पास है आउटकम के ऊपर ज्यादा जो है फोकस करती है। अगर आपके पास आउटकम के ऊपर ज्यादा फोकस आपके पास होगा तो आपके पास जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन दोनों आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास हाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो मोटिवेटर नीड्स हैं रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द वर्क एंड हाउ चैलेंजिंग इट इज। आउटकम्स आर एनॉटमी आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरेस्टिंग वर्क है। नेचर ऑफ द वर्क, जो आपको काम असाइन किया गया जा रहा है वो आपसे कितना रेलिवेंट है,
जैसे मैंने आपसे कहा कि रोल कॉन्फ्लिक्ट का फैक्टर, जो आपको काम दिया जा रहा है वो आपके स्पेशलाइजेशन से मैच नहीं करता, तो अब यहाँ पर जो आपके पास नीड है वो आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, आपको जो काम दिया जा रहा है, काम तो मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन काम वो दिया जाए कि आपके काम जो आपकी स्किल से, आपकी स्पेशलाइजेशन से, आपकी जो लाइकनेस है उससे रेलिवेंट हो, उससे रिलेटेड हो, तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट आप जो है वो कर सकते हैं। इसके केस में आउटकम आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्टिंग वर्क आपके पास, नॉट में ये चीजें आपके पास मिलेंगी। हाइजीन नीड रिलेटेड टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ये ज्यादा रिलेटेड आपके पास फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो वर्क उनके साथ रिलेटेड है। रेफर टू अ गुड वर्क एनवायरनमेंट, पे, जॉब सिक्योरिटी आपके पास है, पेंशन बेनिफिट्स हैं, ये तो ज्यादातर यहाँ पर हाइजीनिक नीड्स कहलाएंगी। व्हेन हाइजीन नीड्स नॉट मेट, वर्कर आर डिससेटिस्फाइड, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पे अच्छी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, पेंशन बेनिफिट्स नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपके पास डिससेटिस्फेक्शन लेवल आपके पास ज्यादा होगा। यहाँ पर जो चीज नोट करने वाली है, व्हेन मेट, जब हमारे पास हाइजीनिक नीड मेट कर जाती हैं, दे विल नॉट लीड टू हायर मोटिवेशन, जस्ट विल प्रिवेंट लो मोटिवेशन। हाइजीनिक नीड अगर आपके पास सिर्फ मेट होती हैं तो आपके पास ये हाई मोटिवेशन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास मोटिवेशन लेवल को लो रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में हमारे पास जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर दी हाइजीनिक नीड्स। ठीक है, जो अगर फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है आपको जो है सपोर्ट करें। हमारे पास जो मैकलेंस हमारे पास नीड्स फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर हमारे पास हैं, इनके मुताबिक हमारे पास है द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू परफॉर्म चैलेंजिंग टास्क वेल एंड टू मेट पर्सनली स्टैंडर्ड ऑफ द एक्सीलेंट नीड ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट आपके पास ये है कि यू आर जस्ट वर्किंग, बट यू आर नॉट वर्किंग, यू आर वर्किंग फॉर सम अचीवमेंट, कि जो आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है आप उसके अंदर जो भी चैलेंजिंग वर्क है आप उसको जो है वो एक्सप्लोर करते हो, और उसके अंदर क्या करते हो, आप अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या करते हैं, आप मीट करते हैं। तो ये आपके पास एक अचीवमेंट है, आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। हमारे पास जो नीड ऑफ एफिलिएशन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, कंसर्न अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बीइंग लाइक्ड एंड हैविंग द पीपल अराउंड हिम गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। अब नीड ऑफ एफिलिएशन, ठीक है, आप अपने पास जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो आपके पास दूसरे लोगों से सलाम दुआ है, जो कोलीग्स के साथ आपकी इंटरेक्शन है, ठीक है, जो आपकी इफेक्शन है, जो आपके पास एक पार्टनरशिप है विद डिफरेंट पीपल्स, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एंड पीपल अराउंड गेट, और आपके करीब करीब वही लोग ज्यादातर आएंगे जिनको आप क्या करेंगे, ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बात करेंगे, या जिनके साथ आपकी एफिलिएशन जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो जितनी आपके पास एफिलिएशन बेहतर होगी और ज्यादा लोगों से होगी, उतने ही अच्छे आप क्या करेंगे, अचीवमेंट क्या करेंगे, और जगह आप ज्यादा मोटिवेटेड आपके पास रहेंगे। नीड फॉर पावर और डिजायर टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर। अब आपके पास जब अचीवमेंट भी है, आपके पास एफिलिएशन भी है, तो यहाँ पर आपके पास जो तीसरी डिजायर होगी वो आपके पास होगी पावर की, दैट यू हैव सम पावर, यू हैव सम अथॉरिटी विच यू कैन एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपके पास तीन चीजें यहाँ पर नंबर शेयर की। फिर हमारे पास इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी में हमारे पास तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्विटी के अंदर आपके पास है आउटकम बाय इनपुट। तो हमारे पास आउटकम बाय इनपुट हमारे पास है, तो इसकी एग्जांपल आप अगर देखते हैं, हमारे पास एन इंजीनियर परसीव दैट ही कंट्रीब्यूट मोर इनपुट टाइम एंड एफर्ट एंड रिसीव प्रोपोर्शनली मोर आउटकम, अ हायर सैलरी एंड जॉब देन इट्स लेबर। तो हमारे पास आउटकम बाय इनपुट, अंडर पेमेंट हमारे पास इन इक्विटी, आउटकम बाय इनपुट इज लेस देन हमारे पास आउटकम बाय इनपुट। जितनी आप आउटकम दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट जितनी आप दे रहे हैं, आउटकम उससे ज्यादा, तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी। ये हमारे तीनों डिफरेंट स्टेटस है। अगर दोनों बराबर हमारे पास, ठीक है, जितने आपने टाइम और एफर्ट दिया उतना ही आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इट्स मीन के इक्विटी है आपके पास कि जितनी आपने एफर्ट्स दी उतनी आपके पास आउटकम बेनिफिट्स मिले। जितनी आपने टाइम्स और एफर्ट दिया उतनी आपको इक्विटी जो है उससे कम आपके पास जो है वो मिली है, तो आपके पास जो है ऑफकोर्स थोड़ा सा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल लो होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक आवर पेमेंट इक्विटी हमारे पास ये ग्रेटर देन एन इंजीनियर परसीव दैट ही कंट्रीब्यूट द सेम इनपुट बट रिसीव मोर आउटकम देन इट्स रेफरेंट। तो ऑफ कोर्स इस केस के अंदर आपके पास जो है वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो ये हमारे पास इक्विटी थ्योरी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमारे पास वो क्या बात कर रहे हैं कि पीपल लर्न टू परफॉर्म बिहेवियर दैट लीड टू डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज एंड लर्न नॉट टू परफॉर्म बिहेवियर दैट लीड टू अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज। लोग वो बिहेवियर सीखना चाहते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, और उन चीजों को नहीं सीखते जो हमारे पास कंट्रीब्यूट नहीं करता टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ये हमारे पास स्टेप्स हैं कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जो है डेवलप करने का।
ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट मैं इसको आपके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस कर लूंगा। सोशल लर्निंग थ्योरी, हमारे पास ये थ्योरी फोकस करती है सोशल लर्निंग टू टेक इनटू अकाउंट हाउ लर्निंग एंड मोटिवेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल थॉट्स एंड बिलीव्स एंड देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर पीपल बिहेवियर्स। कि आपके पास लर्निंग जो है वो किस तरह से, लर्निंग और मोटिवेशन जो है वो किस तरह से लोगों की जो थॉट्स और बिलीव्स हैं उनके साथ जो है उसका इंटरलिंकेज है, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन है पीपल बिहेवियर की वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी के हमारे पास पर्सपेक्ट है, मेरिट पे एंड परफॉर्मेंस हमारे पास जो है। जो हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा डिफरेंट चीजें हैं जिनको मैंने स्किप किया आपके लिए कि उसमें तो हमारे पास चीजें नहीं थी। मेरिट एंड पे आपके पास मेरिट के मुताबिक होनी चाहिए। इस लेक्चर में हमने मोटिवेशन देखा, नेचर ऑफ मोटिवेशन देखी, हमने मोटिवेशन इक्वेशन देखी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड नीड थ्योरी हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे आपके पास पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर। आपके पास जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रेट्स एंड मैनेजर, फिर हम वैल्यूज एंड मूड्स इनको हम लेकर चलेंगे। फॉर टुडे लेक्चर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।